हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीवाईक्यू एकेडमी में। अपने इस चैनल पर हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं। पेपर जो ऑनलाइन मोड में हुए थे और पिछले वर्षों के भी जो पेपर हैं ऑफलाइन मोड वाले, हम दोनों सॉल्व करा रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए पिछले वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, और उसके साथ ही हम नोट्स भी तैयारी करवा रहे हैं आप सभी की। जो पेपर है वो 22 दिसंबर का पेपर है। 22 दिसंबर 22/12/2021 का पेपर है। यह ऑनलाइन मोड में हुआ था। और आज का जो पेपर है वो हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आज का पेपर में देखेंगे कि 22 दिसंबर को हिंदी के किस प्रकार का हिंदी पेडागोजी से कैसे प्रश्न आए थे, इन सभी को सॉल्व करेंगे। और जो पेपर है वो 15 नंबर पेडागोजी से आते हैं, और 15 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे गद्यांश और पद्यांश से आते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश से आते हैं हिंदी में, और 15 नंबर के क्वेश्चन पेडागोजी से आते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो भाषा शिक्षक के रूप में हम किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक को, भाषा आकलन को, भाषा शिक्षण को, या संसाधन सामग्री को। तो इसमें से राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3। भाषा शिक्षक के रूप में हमें भाषा शिक्षण को सबसे महत्वपूर्ण मानना है। भाषा शिक्षण जो है, इसी में हमें दक्षता प्राप्त करनी होती है एक भाषा के शिक्षक के रूप में। इसीलिए हमें भाषा शिक्षक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भाषा शिक्षण है। उसके बाद ही पाठ्य पुस्तक, भाषा आकलन और संसाधन सामग्री की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो। तो पहली कक्षा की यानी कि क्लास 1 की जो पाठ्य पुस्तक किताब है उसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए? ऑप्शन है सरल भाषा हो, जटिल भाषा हो, सहज हो, या फिर साहित्यिक हो। तो हमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो कक्षा 1 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें हमें सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ पर हमें पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर भाषा सहज होगी, बच्चों की समझ के अनुसार होगी, तभी तो वो उसे सीखेंगे। कठिन भाषा रहेगी तो वो कैसे सीखेंगे? इसलिए भाषा को सहज एवं स्वाभाविक भी माना गया है। इसीलिए सहज भाषा का हमें भाषा की किताबों में प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधियाँ बच्चों के डैश में मदद करती है। तो किसी पाठ के अंत में जो अभ्यास एवं गतिविधियाँ देता है वो बच्चों को किस में मदद करता है? ऑप्शन है श्रवण कौशल में, भाषा विस्तार में, पठन कौशल में, या फिर लेखन कौशल में। तो अभ्यास एवं गतिविधियाँ जो है वो बच्चों के भाषा विकास में सहायता करती है, बच्चों के भाषा के विस्तार देने में मददगार होती है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही है। पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियाँ देता है वो बच्चों के भाषा को विस्तार देने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहानियों का चयन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। तो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को, बच्चे जो होते हैं, उनके लिए कहानियों का जब हम चयन करते हैं तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? बाकी 3 जो है वो महत्वपूर्ण है। चारों ऑप्शन में एक है जो कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है कहानी का कलेवर, कहानी की लंबाई एवं विस्तार, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, या फिर बच्चों का अनुभव संसार। तो यहाँ जो है हम जिसे कम महत्वपूर्ण मानेंगे वो तो कहानी की लंबाई एवं विस्तार हो गया, क्योंकि हमें प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को कहानियों का चयन करते समय उन कहानी की लंबाई एवं विस्तार पर फोकस नहीं करना है। हाँ, कहानी का कलेवर का यहाँ अर्थ है कि कहानी का क्या रंगत है, क्या वह बच्चों को सिखाना चाहती है, उसमें किस प्रकार के सीख दे रखे हैं, या फिर बच्चों से जुड़ी क्या गतिविधियाँ दे रखी हैं। तो वो सभी जो होते हैं सजावट वगैरह, उसे कहानी के कलेवर के रूप में जानते हैं। और कहानियाँ जो होती है वो बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। कहानियाँ बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को दर्शाने वाली ही होनी चाहिए, और बच्चों के अनुभव संसार से जुड़ी हुई कहानियाँ होनी चाहिए। तो यहाँ हमारा जो है कहानी का कलेवर महत्वपूर्ण है। बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई कहानी होनी चाहिए, और बच्चों के अनुभव संसार से जुड़ी हुई। कहानी की लंबाई एवं विस्तार पर महत्व नहीं देना चाहिए हमें। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ।
अगला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? लिपि का ज्ञान, तेज गति, अर्थ या फिर शब्द का ज्ञान? पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पढ़ने का अर्थ। जब हम पढ़ते हैं तो उसका क्या अर्थ कितना समझ पा रहे हैं, वहीं कुशलता हासिल करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है, लेकिन डैश की सचेत जानकारी नहीं होती। तो विद्यालय आने से पूर्व बच्चों की अपनी भाषा की संपदा यानी भाषा पर तो उसकी पकड़ होती है, लेकिन किसकी जानकारी बच्चों को नहीं होती है? ऑप्शन है वर्णमाला, व्याकरण, सुनने बोलने, लिखने पढ़ने। तो यहाँ वर्णमाला का ज्ञान तो बच्चों को विद्यालय आने से पूर्व होता है। सुनने बोलने की क्षमता भी विद्यालय आने से पूर्व बच्चों में होती है और पढ़ने लिखने का ज्ञान भी वह कर ही लेते हैं। व्याकरण का जो ज्ञान है वह विद्यालय में ही बच्चे सीखते हैं औपचारिक शिक्षा के माध्यम से। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ पर हमारा। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे के पास अपनी भाषा संपदा होती है, बजाय किसके? व्याकरण के। अगला प्रश्न है, जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वो डैश से प्रभावित हो सकते हैं। तो जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वो किससे प्रभावित होते हैं? ऑप्शन है अफ्रेजिया, दूसरा है डिस्कैलकुलिया, तीसरा है डिसलेक्सिया और चौथा है डिसग्राफिया। तो यहाँ पढ़ने की कठिनाई का बात पूछ रहा है। पढ़ने में बच्चे को कठिनाई महसूस हो रही है तो वो किससे प्रभावित है? तो यहाँ राइट ऑप्शन जो है वो 3 है। यहाँ अफ्रेजिया जो है वो भाषा संबंधी अक्षमता है और डिस्कैलकुलिया जो है वो गणितीय अक्षमता है। इसमें हमें मैथ की गणना इत्यादि करने में दिक्कत महसूस होती है। और डिसग्राफिया जो है वो इसमें लिखने की अक्षमता होती है हमें। और डिसलेक्सिया जो है इसमें बच्चों को पढ़ने में कठिनाई की महसूस होती है। इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो भाषा आकलन का क्या उद्देश्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 तो भाषा आकलन के उद्देश्य है, एक है जो कि उसका उद्देश्य नहीं है। तो वो क्या होगा? ऑप्शन है बच्चों को सीखने में मदद करना, ये तो भाषा आकलन का उद्देश्य है। बच्चों को सीखने के तरीके के बारे में जानना, ये भी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे कैसे सीखते हैं उसके बारे में हमें जानना चाहिए। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना, जी नहीं, ये भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। चौथा है बच्चों को अपनी गति से सीखने के अवसर देना। तो जी हाँ, ये भी सही है। भाषा आकलन का ये उद्देश्य है कि बच्चों को सीखने में मदद करना, बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना और बच्चों को अपनी गति से सीखने का अवसर देना। भाषा आकलन का ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण किया जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ हमारा जो है वो सही होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है? तो भाषा की क्षमता के आकलन की दृष्टि से इनमें से कौन सा प्रश्न उचित है यानी कि सही है? ऑप्शन है, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? दूसरा ऑप्शन है, दर्जी चूहे को किस बात से डर गया? तीसरा है, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चौथा ऑप्शन है, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? तो यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है वही सही है, क्योंकि भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही है कि तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, और देते तो क्यों देते। बच्चों को इसमें से 2 प्रकार से प्रश्न किया जा रहा है, उन्हें सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। और जहाँ बच्चों को थोड़ा उलझन में डालकर उन्हें सोचने का मौका दिया जाता है तो वो कल्पना करके किसी भी बात को सोचते हैं और उसका आंसर देते हैं, तो वही सही होता है। इसलिए यहाँ बच्चों को कपड़ा देते या नहीं और देते तो क्यों देते, जहाँ 2 प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है तो समझिए वो आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है? तो बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से इनमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उचित है? ऑप्शन है, अपनी भाषा के 5 शब्द बोलो, अपनी भाषा के 5 शब्द लिखो, अपनी भाषा के 10 वाक्य लिखो या फिर अपनी भाषा में कहानी सुनाए। इनमें से बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा सर्वाधिक उचित है? तो सर्वाधिक उचित जो है वही ऑप्शन नंबर 4 है, अपनी भाषा में कहानी सुनाओ। जब बच्चों को अपनी भाषा में कहानी सुनने के
मौका दिया जा रहा है, कहानी सुनाने का मौका दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों। 4 ऑप्शन नंबर सही है। प्रश्न संख्या 16 है, पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब। पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब, तो पढ़ना लिखना कब सरल होता है? ऑप्शन है, उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए तब, उन्हें वर्णमाला ज्ञान के साथ जोड़ा जाए तब, निरंतर अभ्यास कराया जाए तब, या फिर निरंतर परीक्षाओं का आयोजन किया जाए तब। तो जो पढ़ना लिखना और सीखना तब सरल होता है जब कि उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। जब किसी भाषा को या फिर जब हम कुछ सीख रहे हैं तो उसका सीखना उसके उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए कि हम किस उद्देश्य के लिए यह सीख रहे हैं या फिर किस उद्देश्य के पढ़ और लिख रहे हैं, तो वह सरल होता है और वही सीखना अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है, भाषा के 2 पक्ष होते हैं। भाषा के जो हैं वो 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष है संरचनात्मक पक्ष, दूसरा पक्ष क्या है पूछ रहा है। इसमें दे रहा है कि भाषा के 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष कौन सा हो गया? संरचनात्मक पक्ष। और दूसरा पक्ष क्या है? ऑप्शन है साहित्यिक, प्रकार्यात्मक, भावनात्मक या फिर आलंकारिक। तो भाषा का जो दूसरा पक्ष है वो है प्रकार्यात्मक। भाषा के 2 पक्ष होते हैं दोस्तों। पहला पक्ष है संरचनात्मक और दूसरा पक्ष जो हो गया वो प्रकार्यात्मक हो गया। प्रकार्यात्मक भाषा का दूसरा पक्ष है। अगला प्रश्न है, भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है वो पूछ रहा है। ऑप्शन है, भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती है, ये तो सही है। भाषाई क्षमताएं एक क्रम से नहीं सीखी जाती, ये भी सही है। भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती है, ये गलत है दोस्तों। भाषाई क्षमताओं की समझ अंतर्निहित है, जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि भाषाई क्षमताओं को हम एक क्रम से नहीं सीखते हैं। भाषाई क्षमताएं जो होती है एक क्रम से नहीं सीखी जाती है। भाषाई क्षमताएं जो होती है एक दूसरे को प्रभावित करती है और भाषाई क्षमताएं समझ में एक दूसरे के साथ अंतर्निहित होती है, इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो हो गया वो गलत है, उचित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय की पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हो जो बच्चों को डैश के अवसर प्रदान करें। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाएं किस प्रकार की हो जो बच्चों को अवसर प्रदान करें। ऑप्शन है, मौखिक अभिव्यक्ति से जुड़ी हो, लिखित अभिव्यक्ति से जुड़ी हो, भाषा प्रयोग से जुड़ी हो या फिर अभिनय से जुड़ी हो। तो विद्यालय की जो पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं हैं वो भाषा प्रयोग से जुड़ी हो, तभी बच्चों को भाषा प्रयोग से जुड़ी रहेंगी, तभी बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान होंगे, बच्चे भाषा प्रयोग करने की क्षमता का विकास कर सकेंगे, उनका अवसर उन्हें जब मिलेगा तब। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही है। विद्यालय की पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करें। आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भाषाई क्षमताओं के विकास। क्वेश्चन है, भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है, रेडियो, टेलीविज़न, अंतःक्रिया या फिर परीक्षाएं। तो भाषाई क्षमताओं के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है अंतःक्रिया। बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करेंगे तो वह काफ़ी अच्छे ढंग से सीखते हैं, इसलिए बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता तभी विकसित होती है जब वह एक दूसरे के साथ, अपने समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, समाज के साथ जुड़कर सीखते हैं, परिवार से जुड़ते हैं। तो वह किस प्रकार से अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं, एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे की भाषाओं को सीखते हैं और उनका विकास सही प्रकार से होता है। दोस्तों उम्मीद है आज की भाषा पेडागोजी यानी कि लैंग्वेज पेडागोजी हिंदी का जो पेडागोजी सेक्शन था वो आप सभी को पसंद आया होगा। हमने जो समझाया है अपने तरफ से आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी पेपर सॉल्व करने के लिए हमारे साथ, और अधिक से अधिक इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिससे वो भी हमारे वीडियो को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।